Hello students, today we will discuss about the Wheatstone Bridge. किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Wheatstone Bridge के बारे में डिस्कस करेंगे. Before proceeding this Wheatstone Bridge, let us see that why we use this Wheatstone Bridge. इसकी जरूरत क्यों पड़गी हमें? क्या वजह है कि हमें इसका यूज करना पड़ा? ठीक है. तो ये Wheatstone Bridge होता है, it is used to find the unknown resistance. जैसे सपोज कर लो यू हैव अ लैंडलाइन फोन. यूजुअली हम पहले लैंडलाइन फोन्स का ही यूज करते थे. ठीक है. तो ये लैंडलाइन फोन जो है वायर के साथ कनेक्टेड रहते थे फ्रॉम द एक्सचेंज. ठीक है. तो व्हाट विल हैपन, सपोज करो कि आपका टेलीफोन जो है वो डेड हो गया. डेड कैसे होगा? ऑब्वियसली कहीं से वायर जो है वो ब्रेक हो चुकी होगी. ठीक है. अब जैसे ही आपका फोन डेड हो गया तो एक्सचेंज वालों को थोड़ी ना पता होगा कि वायर जो है वो कहाँ से कट हुई है. तो ये एक्सचेंज वाले ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि भाई यहाँ से खुदाई करना शुरू कर देंगे और पूरी पूरी जहाँ तक आपके लैंडलाइन बिछी हुई है तब वहाँ तक आप खुदाई करेंगे और हर एक पार्ट को चेक करेंगे. तो मान लो अगर कि 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा हुआ तो वो तो बड़ा मुश्किल और टीडियस काम हो जाएगा. ठीक है. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वी यूज द व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हुए इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. तो रेजिस्टेंस अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला L अपॉन A वी कैन कैलकुलेट द लेंथ. L इज इक्वल टू आर ए अपॉन रो. तो इस सिंपल से फार्मूले का अप्लाई करते हुए हम लेंथ निकालेंगे. जैसे मान लो अगर रेजिस्टेंस से पर्टिकुलर आ रहा है, एरिया हमारे पास पड़ा होगा वायर का, तो इसकी वैल्यू जो है 1 किलोमीटर के अबाउट आती है. तो ऑब्वियसली एक्सचेंज वाले जाएंगे उस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पॉइंट पर जाकर के ही खुदाई करेंगे और उस वायर को निकाल के रिपेयर करेंगे. ठीक है. सो बाय यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस. तो इसी का ही हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है. तो एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज इज नथिंग बट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर. 4 अलग अलग तरह के रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है. तो ये अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस का जब हम यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे? किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए. तो हम यहाँ पे ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. तो यहाँ पे हम इन 4 रेजिस्टेंस का अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस का यूज करते हुए अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. And the principle of this Wheatstone bridge is null deflection method. That means whenever the galvanometer shows the zero deflections, in that case we can say that all these resistors will be in the ratio of P upon Q R upon S. ये जो हम P upon Q R upon S लेते हैं, these are the resistors. ठीक है. अभी हम इस कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको सारा पता चल जाएगा. So see here, what will be the construction? We will consider a potential. एक पोटेंशियल हम सप्लाई करते हैं. So we will take these 4 resistor in the form of the bridge. किस फॉर्म में लिया हमने इन सभी को? ब्रिज की फॉर्म में लिया. So suppose that this one is the P resistor and this one is the Q resistor, that is the R resistor and this is the S resistor. Now in these resistors P and Q are the fixed, या वैल्यू जो है फिक्स्ड रहेंगी. Whereas R is the variable resistor. R क्या रहेगा? Variable resistor. जबकि S जो है वो क्या होगा? Unknown resistance. हमें इस S की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है. This value is called as the galvanometer, जो कि 2 स्ट्रिंग एंड्स को ज्वाइन करता है. तो ये galvanometer है. तो जब galvanometer की रीडिंग 0 आ जाएगी, ठीक है, अदरवाइज galvanometer एक सर्टेन रीडिंग देगा. ठीक है. तो जब galvanometer की रीडिंग 0 आ जाएगी तो यहाँ पर सारे के सारे रजिस्टर जो होंगे वो कुछ इस रेशो में आ जाएंगे. तो इसी के बेस पर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो काम करता है. ठीक है. सो इस चीज को हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हुए हम इस पूरे के पूरे फिनोमेना को प्रूव कर देंगे कि दैट दीस रजिस्टर्स आर इन दिस रेशियो, ये इसी रेशियो में ही रहेंगे. सो फॉर दैट सपोज दैट here is the current flow, that is the I. तो जैसे ही यहाँ पे इसको 2 सेक्शन मिलेंगे तो 2 तरह के करंट यहाँ पे फ्लो करेंगे. यहाँ पे चला जाएगा करंट I1
और यहाँ पे मान लेते हैं I2 करंट है, ठीक है। अब ये I करंट यहाँ पे गया, इसको फिर से यहाँ पे दो सेक्शन मिले, तो कुछ करंट जो है गैल्वेनोमीटर की तरफ चलेगा जिसको हमने नाम ले दिया IG, और दूसरा करंट जो है इस तरफ जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं कि I1 में IG कम हो गया, वही अमाउंट यहाँ पे फ्लो करेगा, क्लियर होगा। फिर यहाँ से I2 करंट आ रहा है और यहाँ से IG करंट आ रहा है, तो इस सेक्शन में इस आर्म में जो करंट फ्लो करेगा दैट इज I2 प्लस ऑफ IG, तो ये करंट इस सेक्शन में फ्लो करेगा। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही दोनों करंट यहाँ पे मिलेंगे इस पर्टिकुलर जंक्शन में, क्योंकि ये इस तरफ से आ रहा है और ये इस तरफ से जा रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो आउटपुट में करंट हमें मिलेगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द I अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। जितना करंट एंटर करेगा सेक्शन में उतना ही करंट लीव भी करेगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे IG माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, IG के साथ IG कट जाएगा और I1 प्लस I2 किसके बराबर आएगा, I के बराबर तो था ये, I को तो हमने I1 और I2 में ब्रेक किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के लिए हम रूल्स अप्लाई कर देते हैं भाई। यहाँ पे हमने एक डायरेक्शन मेंशन कर दी क्लॉकवाइज। नाउ सी, इनको आर्म्स को पॉइंट को नाम देते हैं, ये A पॉइंट, दिस इज द B, C एंड दिस पॉइंट टर्म्ड एज D। तो अप्लाइंग द किरचॉफ्स लॉ इन लूप, कौन सा लूप, A B C A में अप्लाई करते हैं। तो सी है, कैसे अप्लाई करेंगे, पहले A से B के बीच में आर्म्स में देखते हैं। तो यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी डायरेक्शन भी सेम है। जब करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी तो इन दैट केस द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो यहाँ पे बनेगा, करंट है यहाँ पे I1, रेजिस्टेंस है P, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ ना ये करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब B से C की तरफ जब हम गए तो इस आर्म में करंट जो फ्लो करेगा IG, लेकिन करंट की डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन यहाँ पर भी कैसी आ रही है, एक जैसी आ रही है, बोथ आर गोइंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव साइन दिया जाएगा। यहाँ पे करंट फ्लो करेगा IG और रेजिस्टेंस मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का कैपिटल G के बराबर है, ठीक है। उसी तरह से अब हम C से DA की तरफ चलेंगे। तो C से A की तरफ गया तो मेरी डायरेक्शन ऐसे घूम के ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन करंट नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अपोजिट के केस में हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव साइन आ गया, तो करंट है यहाँ पे I2 और रेजिस्टेंस है यहाँ पे R, दैट विल बी इक्वल टू द 0। सिमिलरली किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे एक दूसरे लूप में। दूसरा लूप कौन सा लेते हैं, B D C B। अब इस लूप को हम कंसीडर करते हैं, इसके अंदर हम किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो जब हम B से D की तरफ गए तो यहाँ पे करंट फ्लो किया I1 माइनस IG और मेरी डायरेक्शन नीचे की तरफ, यानी कि दोनों की सेम डायरेक्शन, करंट भी इस डायरेक्शन में, मैं भी इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो दैट मींस सेम डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन, तो देयर कम्स आउट टू बी I1 माइनस ऑफ IG और रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पे Q के इक्विवेलेंट। D से C की तरफ जब आए तो मेरी डायरेक्शन इस तरफ और करंट की डायरेक्शन इस तरफ, दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट के केस में पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे हुआ क्या, अब करंट की वैल्यू उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, दैट इज I2 प्लस ऑफ IG इनटू कितना बन जाएगा यहाँ पे S, ठीक है। I2 प्लस ऑफ IG S के बराबर आ गया, ठीक है। अब C से B की तरफ जाते हैं, प्लस मेरी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट के केस में पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, पॉजिटिव साइन, और करंट है यहाँ पे IG, रेजिस्टेंस है कैपिटल G, ठीक है। तो किरचॉफ्स का रूल अप्लाई करते हुए हमने ये दो इक्वेशन जो है वो बना ली। अब होगा क्या यहाँ पे, नाउ सी क्या होगा, हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। जैसे हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो करंट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा यहाँ पे। तो करंट फ्लक्चुएट करेगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब B पॉइंट पर पोटेंशियल और C पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कब, जब सेम पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा B और C पॉइंट के ऊपर, देन देयर इज नो करंट फ्लो फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर।
क्यों नहीं फ्लो करेगा? अरे भाई करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे तो बी और सी पॉइंट पे तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इस कंडीशन में आई जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, व्हेन, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन पोटेंशियल एट B and C the same. In this case, the Ig becomes out to be 0. Ig की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम Ig की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो यहाँ पे बन जाएगा माइनस ऑफ I1P, ये 0 हो गया, Ig की वैल्यू 0 है, प्लस ऑफ I2R, और इसी क्वेश्चन को इक्वेट करके हम ऐसे लिखते हैं I1P इज इक्वल टू I2R, क्योंकि नेगेटिव है, इसको इसका ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा। सो I1 अपॉन I2 की रेशियो बन जाएगी P अपॉन R। क्या रेशियो बन गई यहाँ पे? P अपॉन R। इसी तरह से दूसरी इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं जिसमें Ig की वैल्यू 0 डाली जाएगी। तो ये बन जाएगी माइनस ऑफ I1, और ये 0 हो गया, साथ में रेजिस्टेंस रहेगा Q। यहाँ पे Ig की वैल्यू 0, तो यहाँ पे बचेगा प्लस I2S। यहाँ पे Ig की वैल्यू 0, तो कुछ नहीं रहा S। इसको भी इसी इक्वेशन की तरह इक्वेट करते हैं, तो I1Q इज इक्वल टू I2S। सो I1 अपॉन I2 विल कम्स आउट टू बी, कितना बन जाएगा? दैट इज S अपॉन Q। अच्छा, यहाँ पे ऊपर हमने गलत कर दिया है, P अपॉन R नहीं आएगा, R अपॉन P बनेगा ये। ठीक है, now see, give that equation number 1 and give that equation number 2। जब हमने इनको इक्वेट किया तो इक्वेट करने से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी आ रही। जब लेफ्ट हैंड साइड एक जैसी आएगी तो इन दोनों को इक्वेशंस को इक्वेट कर दे फिर, तो वी कैन राइट इट एज R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q। यहाँ पे एक छोटी सी अरेंजमेंट करते हैं, P को यहाँ ले जाते हैं, S को यहाँ पे ले आते हैं। सो R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q। तो ये बन जाएगा P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। So in that way we can solve the Wheatstone bridge। तो ये सारा का सारा किसके मोटा आता है? Wheatstone bridge। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया by applying the Kirchhoff's rule in this bridge section that P upon Q is equal to R upon S, यानी कि सारे के सारे रेजिस्टर जो है वो इसी ही रेशियो में रहेंगे। कब? When there is no deflection from the galvanometer। Thank you all।